हेलो एवरीवन, आज का क्लास केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में आज हम लोग प्रॉब्लम का सेट करेंगे। 12th केमिस्ट्री का सेकेंड यूनिट है आज। सेकेंड यूनिट में थियरी लगभग पूरा हो गया है। जिन बच्चों का थ्योरेटिकल पोर्शन कुछ बचा हुआ है वो यूट्यूब पे वीडियो अपलोडेड है सॉल्यूशन का। जो भी पोर्शन बचा हुआ है सॉल्यूशन नाम से वो वीडियो है, वहाँ जा कर के आप देख लें। पहले अपना थियरी अच्छा कर लें, उसके बाद फिर ये ऑब्जेक्टिव का सेट। अगर आपने थियरी का पोर्शन अच्छे से कवर कर रखा है, सारा अच्छे से आपने तैयार किया है, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऑब्जेक्टिव सेट वाइज फॉर्म में रखा जाएगा। एक ही बार सभी ऑब्जेक्टिव को नहीं रखेंगे, छोटे छोटे पार्ट में रखेंगे, आपको भी बोरिंग ना लगे। इसके लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हुए काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव का आज पहला सेट है सॉल्यूशन का, विलियन चैप्टर का, 12th केमिस्ट्री का विलियन चैप्टर, और इसका ऑब्जेक्टिव का पहला सेट आज हम लोग करेंगे। तो चलते हैं सीधा ऑब्जेक्टिव पे। और आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव है आपके थियरी से डायरेक्ट रिलेटेड है। जो आपने पढ़ा है बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आप यहां कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन इज, विलियन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको जो करेक्ट ऑप्शन है वो खोजना है। 4 में से कौन ऑप्शन सही होगा विलियन के लिए? तो आपने पढ़ा था विलियन समांगी मिश्रण होता है। विलियन में जो अलग अलग पदार्थ, जो सॉल्यूशन में आप अलग अलग सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद जो मिलावट होता है वो सब जगह एक समान रूप से मिल जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं ज़्यादा मिला हुआ है, कहीं कम मिला हुआ है। तो उसके लिए आपका जो ऑप्शन होगा वो समांगी मिश्रण का होगा। विलियन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। बाकी कोई भी ऑप्शन सॉल्यूशन के लिए सटीक नहीं बैठता है। विसमांगी मिश्रण हो ही नहीं सकता, कोलाइड बिल्कुल नहीं, और निलंबन नहीं है। तो विलियन क्या है? तो विलियन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। तो आंसर इसका होगा समांगी मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन के इस सेट का जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपके सामने यह है कि टर्नरी सॉल्यूशन में रहता है। टर्नरी आपने पढ़ा था सॉल्यूशन का टाइप ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोनेंट्स। उनमें जितने भी घटक उपलब्ध हैं उसके आधार पर विलियन का आपने प्रकार पढ़ा था। अगर किसी विलियन में 2 कंपोनेंट है, किसी भी विलियन में 2 कंपोनेंट है, तो इसके लिए आपने नाम रखा था बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी। अगर किसी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, 3 अलग अलग मटेरियल के मिलने के बाद अगर विलियन बना है, तो नाम होता है टर्नरी। टर्नरी सॉल्यूशन। और इसी प्रकार अगर किसी सॉल्यूशन में 4 कंपोनेंट है, 4 अलग अलग पदार्थों के मिलने के बाद कोई विलियन बना है, तब उसके लिए एक नाम था, 4 कंपोनेंट वाले विलियन के लिए नाम था क्वाटरनरी। क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो अभी क्वेश्चन में यह है कि बाइनरी विलियन में रहता है कि टर्नरी में। तो टर्नरी सॉल्यूशन है, टर्नरी सॉल्यूशन में रहता है। तो टर्नरी में कितने कंपोनेंट होंगे? तो टर्नरी सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट होगा। तो आंसर इसका सी होगा, 3 कंपोनेंट्स। क्वेश्चन के क्रम में अगला जो क्वेश्चन है, अभी जो भी क्वेश्चन होगा सब आपके थियरी पे बेस्ड होगा। जो आपने पढ़ा उसी पे आधारित क्वेश्चन है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन अलग हो, तो उसके कंसेप्ट आपको बिल्कुल यहाँ अच्छे से बता दिए जाएंगे, जिससे कि आपको ऑप्शन ढूंढने में परेशानी ना हो। एक चीज और, जो बच्चे जिनको लगता है कि ऑप्शन मुझे पता है इसका सही आंसर क्या होगा, तो मेरे बताने के पहले आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर और आंसर ABCD जो भी आपको सही लगता है वो आप लिख सकते हैं। बाद में आप चेक भी कर पाएंगे कि हमने जो गेस किया, जो हमने पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग जो उत्तर होना चाहिए था वो सही है या नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड, इस बात पे ध्यान दीजिए, लिक्विड इन सॉलिड या फिर ठोस में द्रव। आपको वैसे विलियन का एग्जाम्पल ढूंढना है 4 में से जिसमें ठोस में द्रव को मिलाया गया हो। ठोस में द्रव, तो अगर हम हवा की बात करते हैं तो हवा में तो सब सॉलिड मटेरियल तो रहता नहीं, गैसियस फॉर्म में रहता है, विभिन्न प्रकार के गैसेज मिले होते हैं। तो इसको आप कैंसिल करिए।
इसके बाद है पैलेडियम में हाइड्रोजन। पैलेडियम ठोस है, पैलेडियम ठोस है, लेकिन क्या हाइड्रोजन लिक्विड है? आपको ठोस में द्रव डालना है, तो ठोस में द्रव, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। अगला ऑप्शन देखिए, इसमें है जिंक में मरकरी। तो जिंक सॉलिड है, लेकिन मरकरी क्या है? तो मरकरी लिक्विड फॉर्म में रहता है। मरकरी जो थर्मामीटर में भी यूज करते हैं, जब जिंक में मरकरी मिलाते हैं, आपने पढ़ा भी था, किसी भी धातु में, किसी भी मेटल में अगर मरकरी मिलाया जाता है तब जो सॉल्यूशन बनता है उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम, अमलगम बोलते थे। तो यहां पर अमलगम की बात करें तो वैसे आपको ढूंढना है ठोस में द्रव का विलयन। तो जिंक ठोस है, मरकरी द्रव है, तो जिंक में अगर आप मरकरी डालते हैं तो ऐसा करने से जो विलयन बनेगा वह विलयन ठोस में द्रव का विलयन होगा, सॉलिड में लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। यहां पर आपके सामने जो लाया गया ये जिंक है, जिंक इस फॉर्म में रहता है, इस मेटल फॉर्म में। मेटल वैसे भी वो थोड़ा चमकीला होता है, आपने पढ़ा भी था कि धातु में लस्ट्रस प्रॉपर्टी होता, चमकते रहता वो। और इधर जो आप देख रहे हैं ये मरकरी है, लिक्विड है, ये मरकरी है। इधर जो आप देख रहे हैं ये जिंक है, इधर मरकरी है। तो जब आप जिंक में मरकरी डालेंगे तो बनेगा ठोस में द्रव का विलयन। तो आंसर गोज टू सी, इसका सही आंसर सी होगा। अब इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, आज के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर 4। आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड मीन्स, क्या मतलब होगा इसका? 10% सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का 10% विलयन है। इसका ये मतलब हुआ कि 100 पार्ट सॉल्यूशन का 100 पार्ट है, 100 भाग विलयन का है, जिसमें से 10 भाग सोडियम क्लोराइड का होना चाहिए। 100 भाग विलयन का, जिसमें से 10 भाग सोडियम क्लोराइड का। अब आप इसमें देख सकते हैं कौन सा उत्तर सही होगा, जिसमें 100 भाग विलयन का और 10 भाग सोडियम क्लोराइड का। इसमें 100 ml विलयन में 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड, तो 100 ग्राम में 10 ग्राम, सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। 100 ग्राम में कितना? 10 ग्राम। ये इसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। इसमें देखिए 90 ml में 10 ग्राम देखा गया, इसमें 100 ml में 90 ग्राम, बिल्कुल गलत है। तो सही ऑप्शन यही होगा। 100% में कितना? 10। सॉल्यूशन का 100%, उसमें से हमारा जो सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड वो मात्र कितना होना चाहिए? मात्र होना चाहिए 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन है। थियरी अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो हर क्वेश्चन का सही जवाब आप देंगे, नहीं तो फिर देखिए यहां कैसे बन रहा है। प्रश्नों की कड़ी में अगला प्रश्न है, मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास क्या होगा? कैसे निकालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास? तो इसके लिए सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला देखिए। आपने सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 पढ़ा। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन का मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 2, तो 2 से गुना कर लिए। इसके बाद देखिए सल्फर, सल्फर का 32 होता है, 32 होता है, सल्फर का 32 हो गया। ऑक्सीजन का होता है कितना? तो ऑक्सीजन का 16 है। ऑक्सीजन कितनी बार है? ऑक्सीजन 4 बार है, तो 16 गुना 4, 4 बार ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 16 चौके 64। अब इस सब को ऐड कर लेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 32 है और ये 64 है। अगर आप इसे ऐड करते हैं तो टोटल हो जाएगा ये 32, 2, 34 और 34 और 64 ऐड करेंगे तो 34 + 64 आ जाएगा आपका 98। अब ऑप्शन मैच कर सकते हैं कि 98 कौन सा ऑप्शन है? तो करेक्ट ऑप्शन पहला ही है, 98 ग्राम पर मोल। 98 ग्राम पर मोल सल्फ्यूरिक एसिड, इसका मोलर मास 98 ग्राम पर मोल होगा। अगला प्रश्न,
फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो फिर इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा कंपाउंड के फॉर्मूला आपको दिए ही जाएं, तो आपको पता करना पड़ेगा कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। ये आप पहले से तैयार रखिए, ये बेसिक्स है, इस सबको तैयार रखिएगा तो काम आसान रहेगा। मोलर मास निकालना है इथिलीन ग्लाइकॉल का। इथिलीन ग्लाइकॉल, इसमें क्वेश्चन में इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला भी दिया गया। अब इसके हेल्प से आप आसानी से जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का निकाल ले तो ऐसे ही निकाल लेंगे। बताइए क्या आंसर होगा इसका, सॉल्व करके दिखाना। एक चीज और, जब कभी भी ऑब्जेक्टिव का आप सेट लगाएं बनाएं तो आपका भी प्रयास होना चाहिए कि बगल में कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएं, तेजी से आप सॉल्व भी करते रहेंगे, आंसर मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल एक लिक्विड होता है। ये इथिलीन ग्लाइकॉल लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका कोई गंध नहीं होता, ऑर्डरलेस होता है ये। इसका यूज अभी के टाइम में एयर कंडीशनर में, ऑटोमोबाइल सब में यूज करते हैं इथिलीन ग्लाइकॉल का। इथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला है C2H6O2। C2H6O2। अब क्या करना है, इसका मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, मोलर द्रव्यमान। तो यहां कार्बन है, कार्बन की संख्या 2 है, एक कार्बन का 12 होता है। फिर देखिए यहां हाइड्रोजन का नंबर 6 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी, 6 × 1। ऑक्सीजन की संख्या 2 है और एक ऑक्सीजन का 16 होता है। टोटल ऐड करिएगा तो ये 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। सबको आप ऐड करते हैं 32 × 38, 38 × 4 42 और 42 और 20 हो जाएगा कितना, 62। आंसर आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। आपका आंसर इसमें से कौन सा है, 62 ग्राम पर मोल। तो आंसर गोज टू बी, बी आंसर है। ऐसे ही सॉल्व करते रहिए, बनाते रहिए प्रश्नों को और आगे देखते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आपके थियरी से है, डायरेक्ट कंसेप्ट से है। अगर आपने मोलालिटी पढ़ा होगा तो मोलालिटी से ये सॉल्व हो जाएगा। मोलालिटी में आपने पढ़ा था, मोलालिटी के लिए फॉर्मूला, मोलालिटी को डिनोट M से करते थे और इसके लिए फॉर्मूला होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट का मास, अगर सॉल्वेंट का मास केजी में है तब कुछ नहीं करते थे, लेकिन ये मास अगर जब ग्राम में होता था तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर यूनिट देखिएगा, मोलालिटी का, मोललता का मात्रक क्या होगा। ऊपर में मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसके लिए तो मोल ही लिखेंगे और बट्टा में केजी है। अब ये केजी ऊपर ले जाइएगा तो हो जाएगा मोल पर केजी। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा मोल पर केजी। आंसर गोज टू सी। इस प्रश्न का सही आंसर सी, मोल पर केजी। आप थियरी अगर सही से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का सेट जब भी आप बनाएं तो उस समय ध्यान रहे कि इस चैप्टर का आपने सही से रिवीजन करा है कि नहीं करा। रिवीजन बेहतर करेंगे तो आंसर सही से मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको बार बार पलटना होगा कि कौन सा कंसेप्ट था इसके लिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसमें से कौन है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। निम्नलिखित में कौन कार्बनिक विलायक है। तो कार्बनिक विलायक तो सिंपल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने का एक सबसे बेहतर उपाय है, खोजने का एक तरीका है, आप उसमें कार्बन की उपस्थिति देख लीजिए। अगर कार्बन की उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपस्थिति इस तरह से कुछ है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की संभावना दिखेगी। 4 ऑप्शन है। पहला वाटर, वाटर का फॉर्मूला क्या होता, तो वाटर का फॉर्मूला H2O। इसमें कहीं से कोई हाइड्रोजन नहीं है, मतलब कोई कार्बन नहीं है, ऑर्गेनिक होने के लिए कार्बन चाहिए। सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें भी कोई कार्बन नहीं है। इसके बाद एसीटोन है, एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, ये एसीटोन है। अब देखिए इसमें कार्बन हाइड्रोजन है। एक और देख लेते हैं, ये भारी जल है, हैवी वाटर है, इसका फॉर्मूला D2O। वाटर के लिए प्रोटियम होता है जबकि इसके लिए ड्यूटेरियम यूज करते हैं। तो इस
तीनों चारों ऑप्शन को आप देखिए तो सबसे बेहतर जो लगता है जिसमें कार्बन की उपस्थिति है वो है एसीटोन। तो आंसर सी होगा। इस सब में से कार्बनिक विलायक कौन है? तो एसीटोन कार्बनिक विलायक है। नाम के साथ साथ कोशिश करना होगा कि फॉर्मूला सबका पता रहे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट खोजना है तो कार्बन की उपस्थिति, हाइड्रोजन की उपस्थिति देखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑर्डर आपसे पूछा गया, विलियन के कणों के व्यास की कोटि क्या होगी? विलियन के कणों के व्यास की कोटि बताना है। तो विलियन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल का साइज, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल का जो साइज होता है वह साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। आपको ऑप्शन ढूंढना है इसके ऑर्डर में। ट्रू सॉल्यूशन जो वास्तविक विलियन है उसके कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, और 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। इससे आपको कम देखना है तो इससे मिलता जुलता आंसर आपका जो है वो आंसर क्या होगा? 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इस मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में बदलते हैं तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो ये 10⁻, लगभग कितना होगा? 7। तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, तो इससे भी छोटा ही हो गया 10⁻⁻8। तो हमने क्या बोला कि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। और 1 नैनोमीटर से कम जो ऑप्शन है वो 10⁻⁻8। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये देखना है कि सॉल्यूट है, सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो जब सॉल्यूशन बनेगा उसकी विलयता को कौन कौन प्रभावित करेगा? तो प्रभावित करने में एक खुद सॉल्यूट का अपना नेचर है। हर एक लिक्विड का, हर एक सॉल्यूट का अपना नेचर होता है। कोई ज्यादा डिजॉल्व होता है, कोई कम डिजॉल्व होता है, कोई ज्यादा घुलता है, कोई कम घुलता है। नेचर ध्यान मायने रखता है। इसके बाद टेम्परेचर, आपने ये भी पढ़ा था जो टेम्परेचर होता है उसके बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए कि कोई लिक्विड आपने लिया, वाटर ही है, वाटर में आपने सॉल्यूट कुछ डाला है, तो जैसे ही इसमें टेम्परेचर बढ़ाइएगा, पानी का टेम्परेचर बढ़ाइएगा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से जो सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होगा उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा फिर सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होगा, इसलिए यह भी प्रभावित करता है। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी प्रभावित करता है। अगर मान लीजिए कि हम जो सॉल्यूट इसमें घुला रहे हैं, जो भी विलय पदार्थ है, इस विलय पदार्थ को अगर आप इसमें डिजॉल्व करा रहे हैं और ये विलय पदार्थ गैस है, तो गैस है तो गैस को आप घुला किस में रहे? लिक्विड में। और जब गैस को लिक्विड में घुलाएंगे तो प्रेशर के बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल ज्यादा निकट आएंगे। ऐसे जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं दूर दूर रहते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर बढ़ाइएगा तो गैस का मॉलिक्यूल निकट आएगा, और जितना निकट आएगा उतना ज्यादा लिक्विड में वो डिजॉल्व होगा। तो प्रेशर भी इफेक्ट डालता है सॉल्युबिलिटी पर। और जो तीसरा है विलायक का अपवर्तनांक, तो विलायक के अपवर्तनांक से यहां कोई कंडीशन सेट ही नहीं होता। अपवर्तनांक के लिए आपने क्या पढ़ा था? डेंसिटी पढ़ा था। अपवर्तनांक एक अलग फैक्टर है। तो विलयता को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, कौन से कारक हैं जो प्रभावित नहीं करते हैं? तो आपने देखा ये सारा फैक्टर जो प्रभावित करता है लेकिन ये प्रभावित नहीं करता। तो ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपको खोजना था जो नहीं करता है। तो नहीं करता है तो वो विलायक का अपवर्तनांक है। इसी क्रम में अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर से रिलेटेड 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही होंगे? अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में तो पहले ये देखना होगा कि मिक्सचर होता क्या है। ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है ये बाइनरी होता है, बाइनरी सॉल्यूशन होता है या बाइनरी लिक्विड कह सकते हैं। इसमें 2 तरह के लिक्विड मिले होते हैं, तब ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनता है। और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में अब देख लेते हैं कौन कौन सा कंसेप्ट इसके लिए सही है, नहीं है। एक चीज और, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जब भी बनेगा तो लिक्विड फेज और वेपर फेज, लिक्विड या वेपर दोनों में इसका कंपोजिशन सेम रहता है।
इसके संघटन में कोई अंतर नहीं आता। संघटन लिक्विड स्थिति में भी, द्रवित अवस्था में भी और वाष्प अवस्था में भी संघटन इसका समान रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता। हाँ, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो कांस्टेंट होता है इस मिक्सचर का। इस मिश्रण का बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक बोलते हैं वो निश्चित होता है, और इसको किसी भी आसवन विधि से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आसवन विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद कौन सा आंसर मिलता है। तो पहले ये दो ठोसों का मिश्रण है, ये तो बिल्कुल गलत है। दो चीज आपको देखना होगा, लिक्विड होगा और कौन सी होगा, वेपर, द्रवित अवस्था और वाष्प अवस्था, जबकि यहां बोला जा रहा दो ठोसों का मिश्रण है, ये गलत है। वे जो भिन्न ताप पर उबलते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है सेम टेम्परेचर पे बॉयल होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले ही देख लिया आपने कि बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता, नहीं बदलता, तो बॉइलिंग पॉइंट स्थिर रहेगा, नहीं बदलेगा। जबकि यहां बोला है कि भिन्न ताप पर उबलते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उबलता, अलग अलग टेम्परेचर पे नहीं। और उसके बाद वे जिनका आंशिक आसवन हो सकता, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अलग नहीं कर सकते इसको, ये भी गलत है। तो जो सही आंसर होगा वो नियत मिश्रित क्वथन, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक दो चीज का और ध्यान रखें आप, हिंदी थोड़ा परेशान करता है, एकदम शुद्ध हिंदी रहेगा परेशान करेगा। जहां लगे कि शुद्ध हिंदी से अर्थ नहीं निकल रहा तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन होते हैं, आप इंग्लिश देख करके उससे बेहतर अर्थ निकाल सकते हैं। जैसा इसी में देख लीजिए, नियत मिश्रित क्वथन, ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, उससे बढ़िया कांस्टेंट है बॉइलिंग मिक्सचर, तो समझ में आ रहा कि उसके उबलने की प्रक्रिया क्या रहनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है नियत मिश्रित क्वथन। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 12 क्वेश्चन नंबर, ये एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। आपने आइडियल सॉल्यूशन होने का अलग अलग कंडीशन पढ़ा, इसमें से आपको खुद दिख जाएगा कि कौन सा कंडीशन हो सकता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए और कौन सा संभव नहीं हो सकता। पहला कंडीशन है रॉल्ट का नियम सभी सांद्रण के लिए ताप के लिए लागू होता है। तो रॉल्ट का नियम तो लागू होता है सब जगह, जब तक रॉल्ट का नियम लागू नहीं होगा तो वो सॉल्यूशन आइडियल हो ही नहीं सकता। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये सही है, जबकि आपको खोजना है कौन सही नहीं है। फिर आपने पढ़ा था डेल्टा मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, हीट में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। मिक्स होने के बाद डेल्टा एच कैसे निकालते थे, H2 - H1 करके निकालते थे, ये डेल्टा एच होता था। डेल्टा एच का वैल्यू 0 होना चाहिए, फिर डेल्टा भी 0 होना चाहिए, और ऐसा कोई एंट्रोपी वाला कंडीशन आप पढ़े ही नहीं थे सॉल्यूशन के लिए, खास करके आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसलिए जो गलत आंसर है, जो सही नहीं है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, वो ये है। आपको जो सही नहीं है वही खोजना था। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 13 में क्वेश्चन है NaCl के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर होता है। सोडियम क्लोराइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए कि आपने वाटर लिया, वाटर में थोड़ा NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड, ये वाटर है, वाटर में आपने इसे डिजॉल्व कर दिया। इतना क्वांटिटी आपने डाला है सोडियम क्लोराइड का जिससे कि ये संतृप्त बन गया। अभी जो ये सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड है, संतृप्त है। इतना आपने मिला दिया कि अब इससे ज्यादा इसमें घुलाया नहीं जा सकता। तो क्वेश्चन था NaCl के संतृप्त विलयन को गर्म करने पर क्या होता है। अब ये सॉल्यूशन बनकर तैयार है, आपने उतनी क्वांटिटी इसमें डाल दी जिससे और अधिक नहीं डिजॉल्व कराया जा सकता, लेकिन अब इसके बाद इसको गर्म करना है। तो जैसे ही आप गर्म करिएगा तो गर्म करने के बाद क्या होगा, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, जो मटेरियल होगा फैलना शुरू करेगा, और जब फैलेगा तो और जगह बच जाएगा। पहले क्या था, जो सोडियम क्लोराइड आपने डाला उसके डालने के बाद कोई जगह नहीं बचा था, सैचुरेटेड हो गया। लेकिन अब आपने इसको हीट किया तो हीट करने के बाद पार्टिकल क्या होगा, और दूर दूर जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी घट जाएगा, घनत्व उसका घट जाएगा, और तब आप थोड़ी और मात्रा में डिजॉल्व करा सकते हैं। इसमें डिजॉल्व होने की संभावना बढ़ गई। तो पहले क्या था, संतृप्त
लेकिन और इसमें अब घुलाया जा सकता है तो क्या बोलेंगे, संतृप्त बोलेंगे, अति संतृप्त या असंतृप्त, तो वो होगा आपका असंतृप्त। जब लगे कि और अधिक सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व कराया जा सकता है तब वो होता है आपका अति असंतृप्त। तो अनसैचुरेटेड इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 14 है। एक मोलल विलयन वह है जिसमें एक मोल किस में घुला रहता है। ये मोलल की बात है, मोलालिटी। यहां मोलल, मोलल रिप्रेजेंट करता है, एक नया वर्ड देता है, मोलल से ही बना है मोलालिटी, और मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते थे। मोलालिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन कुछ भी आप लिख लें तो क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। मोलालिटी के लिए आपने क्या पढ़ा था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ केजी ऑफ सॉल्वेंट, या मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1000 ग्राम में घुलने वाले, 1000 ग्राम सॉल्वेंट या 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में घुलने वाले सॉल्यूट का मोल। तो अभी बोला गया एक मोलल विलयन वह है जिसमें एक मोल, एक मोल, ये एक मोल जो है वो सॉल्यूट है। तो एक मोल सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, तो 1 kg में। आपने लिखा था यहां मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसा आपने पढ़ा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन वो मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में 1 kg, और मास ऑफ सॉल्वेंट जब 1 kg होगा तो 1 kg का मतलब 1000 ग्राम होगा, और 1000 ग्राम क्या होगा, तो सॉल्वेंट होगा, विलायक होगा। इसमें से विलायक वाला कौन सा उत्तर सही है, तो ये पहला आंसर सही है। 1 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व कराएंगे किसमें, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, विलायक में। आज के इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये न्यूमेरिकल टाइप है, सॉल्व करना पड़ेगा तब ऑप्शन मिलेगा। आपको निकालना है मोलारिटी। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, कुछ स्पेशल डाटा नहीं दिया गया, आपको सॉल्व करके निकालना। फिर भी अगर स्पेशल डाटा नहीं है तो उस कंडीशन में हम खुद मान लेते हैं कि कितना क्या होगा। द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर इज, शुद्ध पानी है, प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, उसका मोलारिटी निकालना है। इसके लिए हम लोग मान लेंगे, सबसे पहले हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो पानी है वह पानी 1000 ml है, मतलब 1 लीटर पानी है, इतना ये कंसीडर कर लेंगे। माना कि हमारे पास 1000 ml या 1 लीटर पानी है। अब निकालना इसका कौन सी, मोलारिटी। तो मोलारिटी का फॉर्मूला पहले सामने रखिए तो पता चलता रहेगा कि क्या क्या निकालने की जरूरत है। तो मोलारिटी के लिए फॉर्मूला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बट्टा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विलियन का आयतन किसमें, तो लीटर में, इन लीटर। अगर आप इसे ml में लिखना चाहते तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, लेकिन अभी तो हम पहले ही 1 लीटर मान लिए हैं तो काम आसान रहेगा। तो मोलारिटी निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, एक चाहिए सॉल्यूट के मोल की संख्या, और दूसरा क्या चाहिए, दूसरा चाहिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। तो पहले निकाल लेते हैं सॉल्यूट का मोल। तो पानी ही सब कुछ है, यहाँ पे वही सॉल्यूट है, वही सॉल्वेंट है, जो करेंगे उसी के लिए करेंगे। अब यहाँ पानी की बात करें तो उसका मोल निकालते हैं। मोल निकालने के लिए आपने पढ़ा मास बट्टा मोलर मास, मोल की संख्या n, n के लिए मास बट्टा मोलर मास, मास कितना मास लिए, 1000 ml है, तो ये 1000 ml जो होगा उसको मास में बदलिएगा, क्योंकि प्योर वाटर है, डेंसिटी 1 हो जाएगा, घनत्व तो 1 होगा, तो 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम। तो अभी पानी कितना ग्राम लिया गया, 1000 ग्राम, तो यहाँ 1000 ग्राम, और बट्टा मोलर मास, पानी का जो मोलर मास होता है H2O फॉर्मूला लिख लीजिए। पानी का मोलर मास कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 2 यहाँ और ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो ये बट्टा में हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। और इसको जब आप सॉल्व करिएगा 18 से डिवाइड करिएगा तो डिवाइड करने के बाद ये रिजल्ट आएगा 55.5।
इसको जब आप सॉल्व करिएगा 55.5 पर मोल है, ग्राम ग्राम तो कट ही जाएगा, पर मोल है, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कौन चीज, मोल। अभी मोल मिल गया, सॉल्यूट का मोल, बट्टा में क्या लिखना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बस इसका यूज करिए तुरंत आ जाएगा। तो यहां ऊपर में लिखना मोल, कितना मोल निकाले 55.5, 55.5 बट्टा में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलियन का आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, कितना लीटर माने थे, 1 लीटर, तो बट्टा में 1, अब 1 से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो फाइनल आंसर आपका 55.5। और आप निकाल रहे हैं मोलारिटी, मोलारिटी का सिंबल क्या होता है, एम, इसके लिए यूनिट आपने पढ़ा था मोल पर लीटर, या फिर शॉर्ट में केवल एम लिख देते थे। तो इसके लिए आंसर जो है वो लगभग आंसर आपका 55.5, उसके बाद भी सॉल्व करिएगा 55.6, ये आंसर होगा। ये आज का पहला सेट है सॉल्यूशन का, इसी तरह से और भी सेट आपको अगले क्लास में मिलते रहेंगे, तब तक पढ़ते रहिए।